थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रैवलर्स वगैरह के बारे में बात की गई है। 10 से लेकर के 17 सेंचुरी के बीच में कौन कौन से ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और यही सोच उन्होंने अपनी ट्रैवलर्स के माध्यम से दुनिया को बताया। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 3 ट्रैवलर्स की बात करेंगे। फर्स्ट अल-बरूनी, जिन्होंने इंडिया के धर्म रीति रिवाज के बारे में अपनी बुक किताबुल हिंद के बारे में कहा। उसके बाद हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जिन्होंने अपनी बुक रिहला के अंदर तुगलक डायनेस्टी के बारे में काफी कुछ डिफाइन किया। थर्ड पर हम बात करेंगे फ्रैंकिस बर्नियर की, जिन्होंने ईस्ट के साथ में वेस्ट को कंपेयर किया और काफी कुछ इंडियन सोसाइटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, है ना, और कृषक समाज के बारे में काफी कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि इन सभी ट्रैवलर्स के अपने अपने थॉट प्रोसेस होते थे, अपनी अपनी सोच के आधार पर इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा। तो यही सारी चीजें जानेंगे आज के सेशन के अंदर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू MITZeta 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि ट्रैवलर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते थे। और ये ट्रैवलर्स जो हैं, जब इंडिया में आए, इंडिया को उन्होंने ऑब्जर्व करके क्या अपनी एक सोच बनाई इंडिया के प्रति, और कैसे इस सोच को अपने ट्रैवलॉग्स या अपने बुक्स के अंदर उसको डिफाइन किया है। राइट, कौन कौन से ट्रैवलर्स आए इंडिया के अंदर, कब आए। तो आज के इस सेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम 10 से लेकर के 17 सेंचुरी के इतिहास को जानने वाले हैं कि इस दौरान कौन कौन से ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के बारे में वो अपनी कैसी परसेप्शंस रखते हैं, अपनी कैसी सोच रखते हैं, और इसी सोच को उन्होंने कैसे अपनी ट्रैवलॉग्स के अंदर डिफाइन किया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ तो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं आपके। इसलिए हर चीज़ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपने, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने देर तक शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर। इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवलर। ट्रैवलर्स क्यों एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे, क्या रीज़न थे उनके? सभी का अपना अपना अलग पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। सो व्हेनेवर ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेसेस, दे कम अक्रॉस अ डिफरेंट वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। अब मान लो किसी का फिजिकल एनवायरनमेंट, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो कहते हैं कि भाई इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, चलो दूसरी देश में जाकर के थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। तो किसी का कोई पर्पस होता है, कोई काम की तलाश में आता है, कोई एजुकेशन की तलाश में आता है, किसी को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, किसी को किसी कंट्री के जो है वो कस्टम्स के बारे में पता करना है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन से लैंग्वेज स्पीक करते हैं, कौन से रिलीजियस को मानते हैं, कौन से गॉड या गॉडेस को वर्शिप करते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए आते हैं। कुछ ट्रैवलर्स ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जानने के लिए आते हैं कि भाई देख कर आओ उस राजा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है, तो क्यों है, हम कहाँ पर इसकी जो है वो लैकिंग कर रहे हैं। राइट, तो इस पर्पज से भी आते हैं। तो अलग अलग ट्रैवलर्स अपने अपने पर्पसेस से आते थे। द अकाउंट दैट सर्वाइव आर ऑफन द वेराइड इन द टर्म ऑफ द देयर सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी जिस भी पर्पज से आया, तो उन्होंने उसी पर्पज से अपनी बुक्स के अंदर उसको डिफाइन किया। तो मैन और वुमेन दोनों ही ट्रैवलर्स के रूप में आते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन करते रहते थे, और उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग्स वगैरह भी लिखी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हमारा बैड लक रहा कि हमें अभी तक कोई भी वुमेन ट्रैवलॉग नहीं मिले। इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि वुमेन आई ही नहीं थी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ताजमहल गए होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं जिसमें मैन और वुमेन दोनों होती है। ये वहाँ पर आकर के और पूरे ताजमहल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, और उसी नॉलेज को वो किस तरीके से अपनी बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह में उसको पब्लिश करते हैं, ताकि बाकी के लोग भी इसके बारे में जान सकें। जब जानेंगे तो वो भी आएंगे इंडिया में ताजमहल को देखने के लिए। इसी तरह से एक कंट्री की जो फेमसिटी है या पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। राइट, तो इन ट्रैवलर्स ने इंडिया के बारे में क्या सोचा, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर उन 3 ट्रैवलर्स की जिस पर ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है, या इनके ट्रैवलॉग से हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी की, जो कि उज्बेकिस्तान से थे और ये 11th सेंचुरी के अंदर इंडिया आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इब्न बतूता की, जो मोरक्को से थे और ये 14th सेंचुरी के अंदर इंडिया आते हैं। थर्ड पर बात करेंगे हम फ्रैंकिस बर्नियर की, जो 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया आते हैं और ये फ्रांस के थे। तो ये है अल-बरूनी, इब्न बतूता, और ये कौन है, फ्रैंकिस बर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रैवलर की बात करते हैं जिनका नाम है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के बारे में थोड़ा सा हम इनका इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन 793। तो ये 973 के अंदर
ये बॉर्न होते हैं कहाँ पर, ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान के अंदर है। और ये जो ख्वारिज़म है बच्चा, उस टाइम में जो है एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था, दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, मतलब आप कह सकते हो ये एजुकेशनल हब था, राइट। तो जब दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और अल-बरूनी तो वहीं पर ही उनका जन्म हुआ था, तो उनको वो एनवायरनमेंट मिला पढ़ने लिखने वाला, तो बचपन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि होने लगी और ये बड़े होते होते ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाले बन गए थे, काफ़ी सारी इनको लैंग्वेजेस आती थी, राइट। सो ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन एज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेज लाइक, तो कौन कौन सी इनको लैंग्वेजेस आती थी, सीरियाइक आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन, हर्ब्यू एंड संस्कृत। ही डिड नॉट नो द ग्रीक, हालांकि ये ग्रीक नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने बाद में ग्रीक को भी सीख लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, लाइक प्लेटो थे, सुकरात थे, बहुत सारे ऐसे ग्रीक फिलोसफर थे जिनकी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी, तो उन बुक्स को अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। जब इन्होंने उस बुक को पढ़ा तो इनको धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आने लगा, तो इंटरेस्ट आने लगा मुझे और बुक पढ़नी है, ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी, तो इनको सबसे पहले फिर वो ग्रीक सीखनी पड़ी, फिर उसके बाद में उनकी बुक्स वगैरह को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो चलो इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, तो मैम अब ये इंडिया कैसे आते हैं, तो इनके इंडिया आने की जर्नी को हम यहाँ पर जानते हैं। क्या होता है कि पहले राजा लोग होते थे, वो दूसरे राज्य पर अटैक करके उसको एक्वायर कर लिया करते थे, है ना, लूटपाट मचा करके, या वहाँ के स्कॉलर्स को भी अपने साथ लेकर आते थे। ऐसा ही कुछ सीन हुआ, ठीक है, अल-बरूनी के साथ भी। तो अल-बरूनी वाज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर एंड द पोएट हु आर टेकन द गजनी। तो क्या होता है, एक बार गजनी के सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान महमूद, वो ख्वारिज़म पर अटैक कर लेते हैं, ठीक है, अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, वहाँ के राजा को हरा दिया उन्होंने। अब लूटपाट मचाई, उसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे जो उनके काम आ सकते थे, उनमें से अल-बरूनी भी एक था। तो बहुत सारे स्कॉलर्स को बंदी बना करके ये अपने साथ ले आता है पंजाब सिंध के अंदर, ठीक है। तो अल-बरूनी इस तरीके से पंजाब सिंध में आ जाता है, एंटर कर जाता है, और बहुत सारा टाइम वहाँ पर स्पेंड करने के बाद अभी धीरे धीरे इंडिया को विजिट करता है, अलग अलग सिंध के आसपास के एरिया को विजिट करता है। इसको इंडिया बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे वो एरियाज़ में विजिट करता है इंडिया के, उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता चला जाता। इंडिया के बारे में मुझे और जानना है, और जानना है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, कल्चर इतना अच्छा है, राइट। तो इसको इंटरेस्ट आने लगा। अब इंटरेस्ट आने के लिए ठीक है, वो लोगों से बातचीत करके तो अपनी नॉलेज एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। अब मुझे जो है इंडिया के बारे में अगर और जानना है तो मुझे इसकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो जब टेक्स्ट बुक्स देखी तो संस्कृत में लिखी हुई थी, अब संस्कृत इसको आती नहीं थी, है ना। तो फिर ये क्या करेंगे, बाद में पंडितों और ब्राह्मणों की सहायता से ये संस्कृत वगैरह पढ़ना बोलना लिखना सीख लेंगे, ठीक है। अब जब ये इंडिया आता है तो इंडिया के बारे में इसने काफ़ी कुछ सुना हुआ था, इंडिया के लोगों के बारे में सुना हुआ था, लोगों से भी सुना हुआ था कि पहले इसको ये कहा जाता था, हिंदुस्तान कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो अब वो समझ नहीं पाया कि यार ये कंसेप्ट पहले मुझे समझना है कि एक्चुअल में ये बात थी क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, द हिंदू की, कि इनको हिंदू क्यों कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपके एक ब्लू बॉक्स में एक ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि द हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द, ये जो हिंदू है बच्चा, ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है, ठीक है, ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है, जिसको यूज किया गया था 6th सेंचुरी से लेकर के 5th सेंचुरी के बीच में, राइट, टू रेफर द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। तो यहाँ पर देखिए ये है आपके इंदस रिवर, है ना, ये क्या है, इंदस रिवर। इंदस रिवर कहाँ पर, ये इंडिया है, और इंदस रिवर फ्लो करती है आपके पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे ही है ना। तो ये क्या है कि इंदस रिवर के ईस्टर्न वाला एरिया, फिर से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द अरब्स कंटिन्यू। तो ये मेन रिवर जो है इसकी बात की गई है, ये है आपकी इंदस रिवर। ये क्या है, इंदस रिवर, ठीक है, ये इंदस रिवर है। इंदस रिवर के ये ईस्टर्न वाला साइड है, ये आपका वेस्टर्न साइड है। तो जब अरब्स ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजा जो होते थे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब उसको अटैक करके उसको जीतते रहते थे, है ना, ये नॉर्मल लड़ाई वड़ाई करना ये आम बात होती थी। तो जब अरब्स ने इंडिया पर अटैक किया तो अरब्स कंटिन्यू द पर्शियन यूजेस। तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, वो पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे। तो पर्शियन यूजेस एंड कॉल द रीजन अल हिंद। तो ये जो अरब्स आए थे, इन्होंने अटैक किया इंडिया पर, तो इन्होंने इंडिया को कैसे डिफाइन किया कि भाई इंदस रिवर का ईस्टर्न वाला रीजन जो है, उन्होंने उनको डिफाइन किया इस वाले एरिया को एज अल हिंद, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, इस एरिया को अल हिंद का, मतलब अरब्स ने कहा कि इंदस रिवर के ईस्टर्न वाले एरिया को अल हिंद, ठीक है, उसको अल हिंद का। और इसमें रहने वाले लोग जो हैं, इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हिंदी कहलाते हैं। उन्होंने उनको क्या कहा, वो हिंदी है, ठीक है। ये हिंदी लोग अल हिंद में रहते हैं। दोनों समझ में आ गया, अल हिंद एरिया का नाम है और उसमें रहने वाले लोगों को हिंदी कहा गया, ठीक है। किसने कहा, ये सारी बातें कही अरब्स ने। ये किसने कही, अरब्स ने,
ठीक है। उसके बाद जब तुर्क आते हैं तो तुर्कों ने कहा कि ये जो ईस्टर्न वाला एरिया है, क्योंकि सभी लोग आएंगे अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, तो तुर्क जब आते हैं तो तुर्कों ने कहा कि ये जो ईस्टर्न वाला एरिया है ये क्या है, पहले तो कहा कि इसमें रहने वाले लोग, ठीक है, इसमें रहने वाले लोग कौन हैं, रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं, ठीक है, और इस एरिया को कहा हिंदुस्तान। इस एरिया को क्या कहा, हिंदुस्तान। बात समझ गए हो? तुर्कों ने क्या कहा, अरब ने क्या कहा, समझ गए? तो तुर्कों ने कहा इसको हिंदू और हिंदुस्तान, और उसने कहा, अरब ने कहा अल हिंद और हिंदी। सीधी बात, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ये पूरा का पूरा मैप है कि मैडम सेंट्रल एशिया क्या होता है। ये सेंट्रल एशिया है, देखो, क्योंकि वहीं से लोग क्या कर रहे थे, जो रूलर्स थे अलग अलग कंट्री से, है ना, तो वो इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उसको जो है वो इन्वेड करके और इस पर कब्जा कर रहे थे, राइट। तो ये जो रूलर्स थे, ये तुर्क वगैरह थे या जो अरब थे, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, और सेंट्रल एशिया से किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कन्क्वायर किया, राइट। तो वही सारी चीज़ें बताई गई है। तो सेंट्रल एशिया के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी कंट्रीज आती है, सारे के सारे एरियाज आते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो मतलब मोस्टली जो स्थान वाली कंट्री है वो सारी की सारी आपकी सेंट्रल एशिया के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं कि अल बरूनी स्पेंट मैनी ईयर्स। अब अल बरूनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी। इंडिया को जानना है, इंडिया के बारे में जानना है, और लेकिन इसके लिए मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, और बुक लिखी होती थी संस्कृत में, नहीं आती थी इसको संस्कृत, तो संस्कृत पहले मुझे सीखनी पड़ेगी। इस बात को लेकर के उन्होंने इंडियन पंडितों का सहारा लिया, उनकी हेल्प ली, और उनकी हेल्प से ये संस्कृत बोलना पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। अल बरूनी स्पेंट मेनी ईयर विद द ब्राह्मण प्रिस्ट एंड स्कॉलर, लर्न द संस्कृत, स्टडीड द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। और जब इसको पूरी अच्छी तरीके से आ गए संस्कृत, तो इसने संस्कृत टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना वढ़ना लिखना स्टार्ट किया। तो ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत, उसने बहुत सारी संस्कृत बुक को अपनी अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लिया, है ना, क्योंकि जानना चाहते थे, जैसे मैं जानना चाहता हूँ ऐसे और भी लोग जानेंगे, तो पहले मैं खुद तो जान लूँ तभी तो उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो इसने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अपनी अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ली, और जिसमें मेन बुक बताई गई है महर्षि पतंजलि की संस्कृत ग्रामर। इसमें वो फॉर्मूलाज थे जिसको वो यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छी बना सकता है। तो पतंजलि's वर्क ऑन द ग्रामर इनटू अरेबिक, इसको भी अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। फिर जब ये वापस अपने नेटिव प्लेस जा रहा था, ठीक है, होम टाउन जा रहा था, तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो भाई, हमने तुम्हें संस्कृत बोलना पढ़ना लिखना सिखाया ना, संस्कृत सिखाई है, तो तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम करना है कि एक मैथमेटिशियन है ल्यूसिड, वो ग्रीक मैथमेटिशियन है, वो बुक उनकी ग्रीक भाषा में लिखी हुई है, और तुम्हें ग्रीक भी आती है और तुम्हें संस्कृत भी आती है, तो तुम ऐसा करो, जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई वो बुक है उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करके हमें दे दीजिए। इतना तो कर सकते हो ना, दोस्ती का इतना तो फ़र्ज़ निभा सकते हो। उन्होंने कहा ये लो ठीक बात है, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके ब्राह्मणों को दे दिया। नेक्स्ट, अल बरूनी एंड किताबुल हिंद। अब अल बरूनी इंडिया में जब रहता है तो इंडिया को इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने अपनी एक ट्रैवलॉग लिखी। इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। तो किताबुल हिंद से काफ़ी सारे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान से देख लेना। अल बरूनी रोट किताबुल हिंद इन अरेबिक, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, अरेबिक लैंग्वेज में। उसका भी बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में वर्जन था, उसमें लिखी थी। जैसे वेदों की अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो बहुत ही टिपिकल होती थी, फिर जब पुराण लिखे गए थोड़ा सा और इजी वर्जन कर दिया गया। अब जो संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे 6th, 7th, 8th में, जिनके पास भी है, तो थोड़ा सा वो और इजी वर्जन है। तो इसी तरीके से अरेबिक की बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में उसको लिखा, किसको, किताबुल हिंद को। इस किताबुल हिंद के अंदर टोटल उसने 80 चैप्टर्स बनाए, ठीक है। जैसे आपकी हिस्ट्री के अंदर 12 चैप्टर्स है ना, इसी तरीके से उन्होंने 80 चैप्टर्स बनाए। इन 80 चैप्टर्स में किस किस को डिफाइन किया, तो रिलीजियस फिलॉसफी, ठीक है, फेस्टिवल्स के बारे में लिखा, एस्ट्रोनॉमी, एल्क्विमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, इन सभी के बारे में उन्होंने अपने एक एक चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया, ताकि जो भी रीडर इसको पढ़े उसको सब कुछ समझ में आ जाए एक ही रीड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल बरूनी एंड संस्कृत ट्रेडिशन। तो अल बरूनी डिस्कस अबाउट द, अल बरूनी ने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए कहा कि मैं इंडिया आ तो गया और इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यार मुझे एक चीज़ जो नहीं आती, जो मेरी कमी थी, क्योंकि मैं इंडिया के बारे में जानना चाहता था, तो जानने के लिए मुझे संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, वो मैं नहीं जानता था। तो अपनी प्रॉब्लम को वो डिस्कस कर रहा है कि मुझे इंडिया में आने के बाद किन की प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम संस्कृत वाली थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, द सेकेंड प्रॉब्लम वाज डिफरेंसेस इन द रिलीजियस एंड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। अब इंडिया में पर्टिकुलर एक गॉड या गॉडेस को तो लोग मानते नहीं है, कोई
हनुमान जी को मान रहा है, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को, बहुत तरह के देवी देवता हो। तो उसको समझ ही नहीं आया कि मैं अपनी बुक के अंदर किस गॉड या गॉडेस के बारे में लिखूं, पर्टिकुलर कोई एक तो हो जिसके बारे में अच्छी तरीके से मैं लिख सकूं। तो उनको यहाँ पर सेकेंड कंफ्यूजन होती है। थर्ड कंफ्यूजन क्या थी उनकी, थर्ड प्रॉब्लम थी कि थर्ड प्रॉब्लम वाज लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड। इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं, मतलब ऐसा उनको देखकर लगता ही नहीं कि ये इंडिया के हैं। उनको क्यों बाहर रखा गया है, वो क्यों जो है इंडिया की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। उनका जो एक ड्रेसिंग सेंस था वो इंडियन लोगों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूछ नहीं थी, है ना। तो ये आउटसाइडर थे, लेकिन उसको नहीं पता था ये आउटसाइडर है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, वॉज द लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन फीलिंग्स एंड देयर इग्नोरेंस और द लैक ऑफ द इंटरेस्ट इन द कल्चर आइडियाज। तो ये लोग बच्चा जो आउटसाइडर होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया के कल्चर से थोड़ा बहुत तो अलग होंगे ना। मान लो कोई इंडिया के अंदर कोई रशिया का आ गया है, कोई फ्रांस का आ गया है, कोई यूएस का आ गया है, अब वो पर्टिकुलर नेटिव वहीं का है, तो वो इंडिया के जो भी कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होंगी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन इतना डीपली नहीं करेगा जितना कि इंडिया के लोग करते हैं। तो उसको ये चीजें थर्ड वाली समझ में नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि इंडिया के कास्ट सिस्टम को डिफाइन करते हुए अल-बरूनी ने क्या कहा, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, बात करेंगे हम वर्ण सिस्टम की, या हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम की, ठीक है। बात करेंगे हम किसकी, कास्ट सिस्टम की। तो अल-बरूनी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम को डिफाइन करते हुए कहा कि इंडिया में 4 वर्णाज है, यानी कि 4 कैटेगरी बनी हुई है। कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके काम बता दिए। ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का काम होता था वॉरफेयर में एंगेज होना, ठीक है, गिफ्ट रिसीव करना, लेना देना, ये सब, है ना। वैश्यों का काम होता था ट्रेड करना, पेस्टोरलिज्म करना, एग्रीकल्चर करना, ये होता था। शूद्र का काम होता था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देना। तो ये सारा का सारा डिफाइन किया, लेकिन इनके डिफरेंसेस होते हुए भी सभी लोग मिलजुल करके रहा करते थे एक ही जगह पर, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, जैसे किंग्स पैलेस है, तो उस पैलेस के अंदर राजा भी होगा जो क्षत्रिय होगा, उसको एडवाइस करने के लिए वहाँ पर ब्राह्मण भी होगा, ठीक है। और घरेलू काम वाम करने के लिए जो उनके कर्टियर्स वगैरह होंगे तो वैश्य समुदाय से भी होंगे, और जो शूद्र होते हैं तो वो उनके सर्विसेज का काम करते हैं। तो कहते हैं कि डिफरेंसेस होते हुए भी वो लोग एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी दे लिव मिक्स टूगेदर इन द सम ऑफ हाउसेज एंड लोडिंग्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। Now, Al-Biruni views on pollution. Al-Biruni accepted the Brahminical description on the caste system but rejected the notion of pollution. Al-Biruni ने कहा, देखो मुझे इंडिया की हर बात अच्छी लगी, लेकिन मुझे एक बात इंडिया की अच्छी नहीं लगी कि कुछ लोगों को उन्होंने डिप्राइव किया हुआ है, कुछ लोगों को उन्हें बिल्कुल बाहर किया हुआ है। तो यार है तो वो भी इंसान ही, तो क्यों इनको बाहर किया, क्यों इनको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्यों इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, राइट। वही बताया। तो हेयर द पॉल्यूशन रेफर्स टू, अब यहाँ पर पॉल्यूशन जिनको कहा गया है वो कौन है, वो अनटचेबल, ठीक है, वो अस्पृश्य जाति के लोग हैं। तो लोग क्या करते थे, जैसे अगर मैं ऊपर की 3 कैटेगरीज की बात करूं, तो जब भी कोई अनटचेबल हो गया है ना, अस्पृश्य जाति के छोटी कास्ट के होते थे, जैसे चांडाल्स वगैरह होते थे, एंटर करते थे विलेज के अंदर, तो अनाउंसमेंट हो जाती थी कि आप अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, उनकी परछाई पड़ जाएगी, हम पवित्र हो जाएंगे। उनको बिल्कुल विलेज से बाहर रखा जाता था, बहुत बैड ट्रीट किया जाता था उनके साथ, है ना। तो अल-बरूनी ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और जो अपर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, राइट। हाउएवर इन द रियल लाइफ, हाउएवर इन रियल लाइफ द सिस्टम वाज नॉट क्वाइट एज रिजिड। हालांकि ये जो सिस्टम है मैं बाकी की अदर कंट्रीज में भी देख कर आ चुका हूं, है ना। तो कास्ट सिस्टम वगैरह ये सब दूसरी कंट्री में भी है, लेकिन इस तरह का नहीं है जिस तरह का इंडिया में देखा गया था। फॉर इंटेंस द कैटेगरीज डिफाइंड एज द अंत्यजा। अब यहाँ पर अंत्यजा कहा गया है, ठीक है। अंत्यजा किसको कहा जाता है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। लिटरली बॉर्न आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम से बाहर पैदा हुए। वर ऑफन, अब सिस्टम कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये चलो होते थे। लेकिन जो चांडाल्स होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं, जो थोड़ा सा बुरा काम करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशनर का काम करते हैं। अब राजा के वहाँ पर एक फांसी पर लटकाने वाला एक वो भी तो होगा ना, एग्जीक्यूशनर भी तो होगा ना। तो वो हर कोई काम नहीं कर सकता, तो बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, है ना। साथ साथ में जो जैसे एनिमल की डेथ हो जाती थी तो विलेज के अंदर, तो उसको बाहर खींच कर लेकर आना, है ना। मीट वगैरह का काम करना, है ना, नॉन वेज वगैरह का, है ना, उसको सेल करना, काटना वेटना, ये तो इन लोगों को बहुत ही बुरा समझा जाता था, है ना। इनको कहा गया है कि वो
एक तरीके से क्या करते थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो हाउएवर इन रियल लाइफ द सिस्टम वाज नॉट क्वाइट एज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्सी होती है ना, किसी चीज़ पर मतलब ये चीज़ तो चेंज हो ही नहीं सकती है, थोड़ी बहुत थी उसके अंदर, राइट। फॉर इंटेंस द कैटेगरीज डिफाइंड एज द अंत्यजा लिटरली द बोर्न आउटसाइड द सिस्टम वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार। इनको जो है जमींदार और जो बड़े किसान होते थे उनके यहाँ पर काम करवाया जाता था, लेकिन इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। मतलब सर्विसेज जब ये देते थे, अपनी सर्विस ज़्यादा लिया करते थे लेकिन पैसे कम दिया करते थे, या खाने वाने को कम दिया करते थे। तो इस तरह के लोगों के साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा एक बैड ट्रीट मिलता था उनको, है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं इब्न बतूता की। अब हम सेकेंड ट्रेवलर्स पे बात आ गए हैं, किस पर, इब्न बतूता की बात करते हैं। तो इब्न बतूता जो है, इनका बर्थ होता है तांजियर में, ठीक है, और कब होता है 1304 के अंदर, ठीक है। ये मोरक्को सिटी के थे, ठीक। मोरक्को, तांजियर क्या है, मोरक्को की एक सिटी है। तो तांजियर एक सिटी है जो कि मोरक्को के अंदर है, ठीक है, और वो अफ्रीका के अंदर है। इनटू द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली। इनका भी जन्म जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में होता है। इनके फादर जो थे वो शरिया के स्कॉलर थे, है ना, शरिया को जानने वाले थे, और दूर दूर से लोग इनके फादर से एडवाइस वगैरह लेने के लिए आते थे। तो बचपन से ही इनको शरिया के बारे में नॉलेज होने लगी, राइट। तो इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवलर, इब्न बतूता ने भी अपनी एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, रिहला था। ये भी अल बरूनी की तरह अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था इसको। इब्न बतूता कंसिडर एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू द, इब्न बतूता हमेशा कहता था कि मुझे जो है, मेरे अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छी लगती है रादर देन बुकिश लैंग्वेज के। अगर वो चाहता तो बहुत सारी कंट्री के बारे में बुक से भी नॉलेज ले सकता था। कहता नहीं, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, मैं जाकर वहाँ खुद अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे इंडिया के बारे में जानना है तो मैं खुद इंडिया जाऊँगा, वहाँ के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, ये सब कुछ जानूंगा। तो वो कहता है कि एक्सपीरियंस गेन थ्रू द ट्रेवलर्स टू बी मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स देन नॉलेज ऑफ द बुक्स। ही ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्री, बहुत सारी कंट्री के अंदर इसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, बहुत सारी कंट्री के अंदर, और नॉलेज को एक्सप्लोर करना था वो भी प्रैक्टिकली। तो सीरिया, इराक, पर्शिया, यामेन, ओमान एंड फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ईस्ट अफ्रीका, इतनी सारी जगहों पर ये घूम के आता है, ठीक है, और अभी भी घूम ही रहा है। इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। अब इब्न बतूता के बारे में हम जानते हैं कि ये इंडिया कैसे आया, इसका क्या रीज़न था, क्योंकि अल बरूनी का तो रीज़न हमने जान लिया कि वो इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहता था, है ना, इंडिया के धर्म के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है, ये सब कुछ। अब यहाँ बात करेंगे कि इब्न बतूता इंडिया क्यों और कब आता है। इब्न बतूता रीच सिंध, इब्न बतूता कब सिंध पहुंचता है, 1333 के अंदर। बाय ट्रैवलिंग, सेंचुरी कौन सी हो गई, सेंचुरी हो गई मैडम 14, ठीक है। बाय ट्रैवलिंग द ओवरलैंड एंड थ्रू द सेंट्रल एशिया ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो इसने जैसे अलग अलग कंट्री के अंदर घूमकर आता था, तो इसने कहीं से सुना कि इंडिया के अंदर ना एक मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक राजा है, और वो बहुत अच्छा है, बहुत ही काइंड है और आर्ट्स को पैटर्नाइज करने वाला है। मतलब जिसके पास भी जैसी स्किल होती है तो उसको आगे बढ़ने का चांस देता है, और बहुत ही मतलब एक अच्छा राजा है। अब इतनी सारी उसकी तारीफ सुनी तो इसको लगा बतूता को, यार मुझे भी इंडिया जाना चाहिए, और ना सिर्फ राजा के बारे में बल्कि बहुत कुछ इंडिया के बारे में उन्होंने सुना हुआ था। तो इसका भी मन था कि मुझे इंडिया जाना है, और इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, मतलब मुझे बहुत कुछ जाना है इंडिया के बारे में। तो ये सब सोच करके और वो अपनी कंट्री होम टाउन से जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और फिर सेंट्रल एशिया से वो आता कहाँ आ जाता है, वो दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली पहुँचने का उसका ये पूरा का पूरा है कि किस तरीके से उच्च, मुल्तान, ठीक है, अजोदान, अबूहर, सारासती, हासी, और इस तरीके से ये इंडिया पहुँचता है, ठीक है, और ये इंडिया आ जाता है, राइट। अब ये इंडिया आकर के जैसे ये इंडिया आया, ठीक है, जैसे ये इंडिया आया तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो मैसेंजर थे, तो मैसेंजर्स ने आकर के अपने राजा को मैसेज दिया कि हमारी कंट्री के अंदर या हमारे राज्य के अंदर ना एक ट्रैवलर आया, अपना नाम इब्न बतूता बताता है, और कहता है कि मैं शरिया का बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मतलब मुझे शरिया के बारे में सब कुछ पता है, और ऐसा ऐसा कहकर वो अपनी बातें बता रहा है। तो कहते हैं इसको शरिया के बारे में सब कुछ पता है, तो चलो ठीक है, हम इसका टेस्ट लेते हैं। और वो मैसेंजर ने बताया कि वो आपसे मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है,
तो वो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो तारीफ भी करी और साथ में बोल दिया कि आपसे मिलना भी चाहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपने कोर्ट में बुलाया तो थोड़ा सा उसका इंटरव्यू वगैरह लिया। तो पता चला कि ये शरिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। बोले ठीक है, टेस्ट लो। फिर जो उलेमा होते थे, उलेमा कौन होते थे, जो जैसे हिंदू रूलर्स के साथ में ब्राह्मण बैठे होते थे, उनको एडवाइस करते थे, सेम इसी तरीके से मुस्लिम रूलर होते थे, उनके पास में ही ब्राह्मणों की तरह उलेमा होते थे जो शरिया के रूल्स को जानते थे। ब्राह्मण मनुस्मृति, धर्मसूत्र वगैरह के रूल्स को जानते थे, इसी तरीके से वो भी शरिया के रूल्स को जानते थे। और शरिया क्या होता है बच्चा? सेट ऑफ इस्लामिक रूल होता है, ठीक है, जिसमें सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रूल्स दिए होते हैं, ठीक है। सो सुल्तान ऑफ द दिल्ली वर जेनरियस द पेट्रन आर्ट्स इन द लेटर, हेंस ही मूव द दिल्ली पासिंग थ्रू द मुल्तान एंड उच्च। तो ये क्या करते हैं? मुल्तान उच्च, ठीक है, उच्च हो गया, मुल्तान हो गया, ठीक है, ये उच्च हो गया, मुल्तान हो गया, अजोदान, अबूहर, सारासती, हासी, और फिर ये दिल्ली पहुंच जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो द सुल्तान वॉज इम्प्रेस बाय हिज स्कॉलर। तो अब सुल्तान ने क्या किया? चलो भाई इसका टेस्ट लिया जाए। तो वो अपने उलेमा को कहते हैं कि पूछिए इनसे क्वेश्चन। तो वो एक क्वेश्चन करता तो ये इब्न बतूता उसका 10 आंसर को दे करके उसको पूरी तरह से डिफाइन करता। अब उनकी इस समझ को देख करके, उनकी नॉलेज को देख करके बाकी लोग भी बड़े हैरान हो गए, है ना, और बड़े सरप्राइज हुए। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था बड़ा इंप्रेस हुआ इसकी नॉलेज से कि यार वाकई में इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उलेमा को कर दिया आउट और उसकी जगह पर इसको दिल्ली का जज बना दिया जाता है, ठीक है, मतलब जिसको काजी कहा जाता है। तो सुल्तान वॉज इम्प्रेस बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम एज अ काजी। काजी किसको कहा जाता है? जज ऑफ दिल्ली को। अब आगे बात करते हैं कि इंडिया तो आ गया, लेकिन इसका मन था इंडिया में आकर के मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में काफ़ी टाइम रहा। कई बार बीच में जो है इनकी थोड़ी सी बहस भी हो जाती थी। तो एक बार थोड़ी सी बहस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो इस चक्कर में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसको प्रिजन करा दिया, इसको जेल में डलवा दिया। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बाद में ये जल्दी ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको वापस से जेल से निकाला और बोला कि चलो फिर से हम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे तुम पहले करते थे, मतलब एक काजी के रूप में सेम वैसे ही काम करो। फिर ये दोनों दोबारा से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको एक टास्क देता है, ठीक है, कि तुम्हें चाइना जाना है, चाइना जाकर के मंगोल रूलर से मिलना है, वहाँ पर ये डील करनी, ये मैसेज कन्वे करना है वगैरह वगैरह। इसका भी मन था क्योंकि उस टाइम में वर्ल्ड की 2 रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी, एक इंडिया और एक चाइना, ठीक है। अब ये इंडिया तो आ गया, चाइना के बारे में इससे बहुत कुछ सुना हुआ था। तो इसका मन था कि मैं चाइना जो है मैं जानना चाहता हूँ कि चाइना के बारे में भी जैसे मैंने इंडिया के बारे में जाना। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो इसकी शिद्दत थी कि मुझे चाइना जाना है और भगवान ने इनकी सुन ली और जल्दी ही इसको चाइना भेज दिया। तो चाइना कब जाते हैं? ये 1342 के अंदर जाते हैं। लेकिन चाइना डायरेक्ट इंडिया से डायरेक्ट नहीं पहुँचे। वो कहता है कि क्या है, घूमने फिरने का शौकीन वैसे ही था वो, है ना। तो कहता है कि बहुत जगहों पर ये घूमते फिरते और तब ये चाइना पहुँचता है और फिर मंगोल रूलर से मिलता है, जो भी इसका काम था, टास्क था। तो इब्न बतूता वॉज ऑर्डर फॉर 1342 बाय द सुल्तान ट्रेवलर चाइना एज सुल्तान रिप्रेजेंटेटिव। तो सुल्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मंगोल रूलर से मिलता है, ठीक है, जो भी उनकी डील थी वहाँ पर उसको करके आ जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना पहुँचने से पहले वो काफ़ी जगहों पर घूमते फिरते जाता है, ठीक है, और वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रिलीजियस के बारे में लोगों से जानते हुए चलता है। तो इब्न बतूता विद द न्यू असाइनमेंट प्रोसीड टू मालाबार कोस्ट। तो ये क्या करते हैं? मालाबार कोस्ट से प्रोसीड करते हैं। मालाबार कोस्ट किसको कहा जाता है बच्चा? मालाबार कोस्ट कहा जाता है केरला को। मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली से आता है ये केरला। केरला को क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट, ठीक है, क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट, ठीक है। उसके बाद एमपी से क्या करता है? मालाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया किसको कहा जाता है बच्चा? एमपी को। पहले एमपी को सेंट्रल इंडिया कहा जाता। तो सेंट्रल इंडिया से मतलब दिल्ली से आता है ये एमपी, एमपी से आता है ये केरला, जिसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। फ्रॉम ही वेंट टू मालदीव। फिर ये क्या करता है? ये यहाँ से मालदीव पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? मालदीव पहुँचता है। फिर ये मालदीव से क्या करता है? मालदीव से ये मालदीव से प्रोसीड करता है ये मालदीव एंड मालाबार। ही वेंट टू मालदीव, ही टुक अ शिप सुमात्रा। यहाँ से सुमात्रा के लिए एक शिप पकड़ता है, ठीक है, और सुमात्रा कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है, सुमात्रा कहाँ पर है? तो यहाँ मालाबार से क्या करता है? सुमात्रा के लिए एक शिप पकड़ता है और शिप से क्या करता है?
ठीक है। तो मालाबार से सुमात्रा के लिए शिप और सुमात्रा से फिर सीधा ये चाइना पहुंच जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देखो, इधर आओ, मैप में देखना, ठीक है। ये है सुमात्रा, ठीक है। यहाँ से ये बोर्ड होता है और यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये एक और शिप पकड़ता है और फिर सीधा ये कहाँ पहुँच जाता है, ये चाइना पहुँच जाता है। और चाइना के ख्वांजाऊ, ठीक है, चाइना का पहले इसको जायतुन कहा जाता था, प्रेजेंटली इसको ख्वांजाऊ कहा जाता है। तो इस पोर्ट पर पहुँच करके वो इस तरीके से चाइना पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वो श्रीलंका और बाकी के अदर जो एरियाज़ के अंदर घूमते घूमते हुए जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़, ठीक है। अब ये कम बैक करता है और कम बैक करते टाइम ये अपने सुल्तान के लिए ना स्लेव्स लेकर जाता है, कैमल्स लेकर जाता है ना, और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर जाता है कि अपने सुल्तान के लिए मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वापस इंडिया कम बैक करता है। फिर उसके बाद इंडिया में जो है वो जितने टाइम भी रहा, पहले रहा बाद में रहा, तो वो इंडियन सिटीज़ के बारे में अपनी बुक में डिफ़ाइन करते हुए कहता है कि इंडिया के अंदर ना दिल्ली सबसे बड़ी सिटी है और दिल्ली डेंस पॉपुलेशन होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर है। और दिल्ली जो है वो इन्वेजन्स की वजह से बार बार डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। बार बार अटैकर्स जो हैं दिल्ली पर अटैक करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जितना उसको डेवलप होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी रह गई है। तो ये सारी चीज़ें बताता है क्योंकि खुद उसके सामने ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। और हाँ, इसको ग्लोब टोटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इब्न बतूता को ग्लोब टॉटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? इब्न बतूता को। तो ही डिस्क्राइब द दिल्ली एज द बिग सिटी विद अ, ग्लोब टोटर का मतलब होता है जो घूमने फिरने वाला होता है, ठीक है, जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। ही डिस्क्राइब दिल्ली एज द बिग सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा दिल्ली तो है ही चलो इतनी बड़ी, इसके दिल्ली के जितनी ही एक और बड़ी सिटी है जिसका नाम है दौलताबाद, जो महाराष्ट्र की सिटी है, वॉज ऑल्सो इक्वल इन साइज विद द दिल्ली। अब कहता है कि इब्न बतूता ट्रेवल टू चाइना। जब इब्न बतूता चाइना जाता है तो बच्चा चाइना से जब ये वापस आता है तो चाइना के बारे में भी लिखेगा, ये कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना कि चाइना ऐसा था वैसा था। इंडिया के बारे में भी लिखा इसने। अब इसकी बुक को एक और ट्रैवलर्स की बुक के साथ में कंपेयर किया जाता है और वो ट्रैवलर भी इंडिया और चाइना दोनों जगह विजिट कर चुका था। तो क्या इब्न बतूता ने जो बातें इंडिया और चाइना के बारे में लिखी हैं, क्या वो सही हैं? यही सोच जो है क्या वो दूसरे सोच भी करते थे? मतलब उसने कहा कि चाइना के अंदर भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उसी चीज़ अच्छी है, उसी चीज़ को दूसरे ट्रैवलर ने भी लिखा होगा क्योंकि उसने देखा होगा। तो क्या ये बात सही है? तो उसकी बुक को मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे? मार्को पोलो की बुक से। तो मार्को पोलो वो ट्रैवलर था, इसने भी इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया था। और मार्को पोलो वेनिस का, ठीक है, वेनिस का ट्रैवलर था, हु विजिटेड चाइना एंड इंडिया फ्रॉम हिज होम कंट्री वेनिस। वेनिस कहाँ पर? इटली के अंदर, ठीक है, इटली का था ये, और लेट 13th सेंचुरी के अंदर ये विजिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फेमिलियर। इब्न बतूता कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिफाइन करते हुए अपनी बुक में बताता है कि इंडिया के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो बाकी कंट्री में मैंने नहीं देखी। 2 एग्जाम्पल देता है। एक तो था कोकोनट, ठीक है, कोकोनट, और दूसरा क्या था? पान लीव्स, ठीक है, पान लीव्स, राइट। तो उसने कहा कि इंडिया के अंदर मैंने एक ऐसा फ्रूट देखा जो बाहर से बहुत सख्त है, हार्ड है, लेकिन अंदर से उतना ही स्वीट और सॉफ्ट है। फिर उसने कहा कि इंडिया के लोग ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक लीव का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको, है ना, उससे वो कहते हैं कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो भाई ये क्या है? उसने कहा ये पान का पत्ता है, ठीक है। तो इब्न बतूता रीच दिल्ली। जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचता है, कब पहुंचा बच्चा? वो मैं बात कर रही हूँ मोरक्को से, जब वो दिल्ली आता है 14th सेंचुरी के अंदर। तो इन द सब कॉन्टिनेंट द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। तो उस टाइम में इंडिया के जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे ना, क्योंकि इंडिया ऐसा था जिसके अलग अलग कंट्री के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस थे, ठीक है। तो कहाँ थे? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम एग्जाम्पल चाइना इन द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में अगर ईस्ट की बात करते हैं तो चाइना के साथ इसके रिलेशन थे इंडिया के, ठीक है, और साथ में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के साथ में थे और यूरोप के साथ में थे। तो ये एक क्या कहा गया है कि इंडिया के इन कंट्री के साथ में रिलेशंस थे, है ना। तो ही विजिटेड द सैक्रेड श्राइन। तो वो बहुत सारी जगहों पर भी जो पवित्र स्थान होते हैं उन पर भी घूमा, ठीक है। स्पेंडेड विद द टाइम लर्न, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे रूलर से मिला और उसको बहुत कुछ जानने को मिला। तो वो कहता है कि मुझे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर
ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर किसको कहा जाता है? ही एंजॉय द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एज द पीपल स्पोक अरेबिक। उसने कहा कि मैं इतने सारी जगहों पर घूमा, इतने सारे लोगों से मिला, इतने सारे रूलर से मिला, मुझे चीज़ों को जानने के लिए जो है मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ी, उनसे जो है मैंने नॉलेज ली, तो मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर लगे। तो उसी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को क्या कहा गया? कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहा गया, कि मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अलग अलग कल्चर्स के बारे में जान पाया हूँ। ठीक है, तो वहाँ के लोग जहाँ जहाँ पर ये मिला उन लोगों से, तो वो लोग अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले होते थे। लिखे अरेबिक, पर्शियन, टर्किश एंड अदर लैंग्वेज। दे शेयर द आइडिया, इंफॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स। तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बातें, इब्न बतूता को, इब्न बतूता ने अपनी बातें उनको शेयर करी, तो इस तरीके से काफ़ी नॉलेज उनको भी मिलती है और इब्न बतूता कहता है मुझे भी मिली। नेक्स्ट आता है हमारे पास इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दिल्ली। अब इब्न बतूता ने दिल्ली को डिफाइन करते हुए क्या कहा कि दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है, इंडिया की कह सकते हो कि सबसे बड़ी सिटी है। तो इट कवर्स अ वाइड एरिया, हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत डेंस पॉपुलेशन इसमें रहती है। देयर वर द हाउसेज इनसाइड द, तो उसने कहा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, है ना, और बहुत सारे इसके अंदर गेट बने हुए हैं, राइट। तो उन गेट पर गेट कीपर होता है जो हर आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखता है, और बहुत सारी ऐसी जगह बनी है, स्टोर हाउसेस बनी है, जहाँ पर एक्स्ट्रा जो सरप्लस चीज़ें होती है वहाँ पर उनको स्टोर कर दिया जाता है। तो काइंड ऑफ स्टोर हाउसेज या कुछ भी कह सकते हो। तो देयर वर द हाउसेज इनसाइड द नाइट सेंट्री एंड द गेट कीपर्स, देयर वर द ऑल्सो स्टोर हाउसेज फॉर स्टोरिंग। अब ये स्टोर हाउस बनाए गए थे, इनमें इरेबल्स हो गई, मैगजीन हो गई, एम्यूनिशंस हो गई, और बैलिस्टास एंड द सीज ऑफ मशीन। तो जो भी हथियार वगैरह होते थे या फिर मशीनें होती थी, कुछ भी और होता था, तो इनके एक पर्टिकुलर स्टोर हाउस बनाया जाता था, उसमें स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी सारे गेट बने हुए थे। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर गेट है, हमें इस गेट से एंटर करके हमें ये चीज़ आगे दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो ऐसे जैसे दिल्ली गेट है, ठीक है, दिल्ली गेट जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं तो वो गेट बनाया गया है, तो इससे पता चलता है कि दिल्ली यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो वो दिल्ली गेट होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप भी अपने जहाँ पर भी आप रहते होगे तो वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा होगा आपकी गली के बाहर, आपके एरिया के बाहर की आपका ये कॉलोनी है, ये वगैरह कुछ करके, है ना। सेम उसी तरीके से पहले गेट बनाए जाते थे। अब यहाँ पर 3 गेट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो पहला था देयर वॉज द मेनी गेट्स कॉल्ड द दरवाजा। ठीक है, उन्हीं गेट को क्या कहा जाता था? दरवाजा कहा जाता था। एंड द बुदाऊ दरवाजा, और सबसे बड़ा जो गेट था, बहुत सारे गेट बने हुए थे ना, तो सबसे बड़ा गेट किसको बताया गया है? बुदाऊ दरवाजा को बताया गया। वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग देम। किन की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि 3 गेट्स के बारे में बात की गई है। तो एक तो था आपका बुदाऊ दरवाजा, एक था आपका मांडवी। ठीक है, मांडवी दरवाजा। अब ये मांडवी दरवाजा जो है, इसमें एंटर करके मंडी, ठीक है, मंडी स्टार्ट होती थी। मंडी का मतलब जिसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे। बच्चा स्टोर हाउस हो गए ना, तो स्टोर हाउस में एंटर करने के लिए गेट तो होगा, कोई ना कोई एंट्रेंस गेट तो होगा। तो ये जो जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जाता था, जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो ग्रेन होता था, तो वहां पर उसमें स्टोर कर दिया जाता था। उसके बाहर जो गेट बनाया गया था उसी को ही मांडवी दरवाजा कहते हैं। उसमें मतलब कह सकते हो कि ये मंडी के लिए था। इसके अलावा एक है आपका गुल दरवाजा। ठीक है, एक है आपका गुल दरवाजा। अब गुल दरवाजा में क्या बताया गया? गुल दरवाजा में क्या बताया गया? गुल दरवाजा में जहां पर गार्डन और ऑर्चार्ड्स रहते थे। ठीक है, गार्डन और ऑर्चार्ड्स। ठीक है, गार्डन और ऑर्चार्ड्स का मतलब होता है जहां पर बाग बगीचे, फूल्स वगैरह होते हैं, फ्लावर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जैसे आम का पूरा बगीचा हो गया, बाग हो गया, जो भी है, अमरूद का हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर गेट बनाया गया था। भाई इस गेट में एंटर करोगे तो आपको सारे फ्लावर्स वगैरह, आपको सारे बाग बगीचे वगैरह ये दिखाई देंगे, तो इसमें बताया गया था। ठीक है, तो 3 दरवाजे हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दौलताबाद। अब दिल्ली के बाद उन्होंने दौलताबाद को डिफाइन किया कि दिल्ली जितना ही ये बड़ा है, दिल्ली जितना ही डेंस पॉपुलेटेड है, और ये भी दिल्ली जितना ही प्रॉस्पर है। सो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वाज अ मार्केट। तो इब्न बतूता ने दौलताबाद को डिफाइन करते हुए कहा, दौलताबाद कहाँ है बच्चा? महाराष्ट्र की एक सिटी है। ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र की एक सिटी है। तो उसने कहा कि दौलताबाद, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, पूरा वेन डायग्राम बना देती हूँ। ये क्या है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो है ये क्या है? दौलताबाद। ये क्या है? दौलताबाद। ये क्या है? दौलताबाद,
राइट। दौलताबाद के अंदर ना एक मार्केट है, जैसे सदर मार्केट होती है ना हमारे, तो दौलताबाद के अंदर मार्केट है। इस मार्केट का नाम है ताराबाद। क्या नाम है? ताराबाद, राइट। तो ये क्या है? मार्केट है एक। इस मार्केट के बीचों बीच एक ऐसा प्लेस है जिसको क्या कहा जाता है? कपोला या कुपोला कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर जो है वो सिंग करते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से सजाया जाता था, है ना। जितना अच्छा ये डेकोरेट किया जाता था तो लोग दूर दूर से इन सिंगर्स का गाना सुनने के लिए आते थे। अब गाना सुनने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको पैसे वैसे देंगे, इसी से उनकी अर्निंग होती थी। मैन होते थे, विमेन होती थी, मतलब मेल और फीमेल सिंगर दोनों होते थे। जो फीमेल सिंगर होती थी वो झूला झूलते, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल सिंगर कैसे गाना गाया करती थी, तो वो गाना गाती थी झूला झूलते हुए, ठीक है। बाल खुले होते थे, मेकअप शेकअप लगा होता था, सुंदर तो वैसे ही होती थी, आवाज़ भी बहुत स्वीट थी उसकी, राइट। तो दूर दूर से लोग उनकी सिंगिंग को सुनने के लिए आते थे, पैसे दिया करते थे। इस तरह से इनकी सिंगर्स की अर्निंग होती थी। इनका अपना एक हेड होता था, ठीक है, म्यूजिशियन होता था, जो उनको पूरे हफ्ते का प्लान किया करता था कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें अगले हफ्ते ये गाना गाना है, ये म्यूजिक प्ले करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसे बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? नेक्स्ट आता है इब्न बतूता व्यूज़ अबाउट द इकॉनमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता बाजार्स वर इंपॉर्टेंट। तो इब्न बतूता ने इंडियन इकॉनमी यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेड को डिफाइन करते हुए कहा कि इंडिया की सॉयल फर्टिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है ना। सॉयल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इतना अनाज वहां पर प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द बाजार्स वर, और ये जो बाजार्स होते हैं ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर लेन देन का काम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, एज वेल एज हब ऑफ द सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज़। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल्स आता है, ठीक है, फेस्टिवल जैसे होली हो गई, दिवाली होगी, तो उससे रिलेटेड जो है वहाँ पर चीज़ें सेल होती हैं, लोग चीज़ों को सेल परचेज करेंगे, खरीदेंगे, है ना, और एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, मतलब इंटरेक्ट इन द सेंस कि सोशल होंगे, बातचीत करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक सोशल एक्टिविटीज़ और एक कल्चर एक्टिविटीज़ करने का भी हब बनाया गया था, प्लेस बताया गया है। इब्न बतूता फाउंड द इंडियन एग्रीकल्चर वो वेरी प्रोडक्टिव, बहुत अच्छी इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अनाज इसे पैदा होता है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से अनाज ज़्यादा अच्छा होता है। तो दिस फर्टिलिटी अलाउ द फार्मर्स टू कल्टिवेट, और यही फर्टिलिटी की वजह से ही जो फार्मर है, किसान जो है, वो एक साल में 2 क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? मुगल पीरियड में इसी को ही 2 फासला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 2 फासला कहा जाता था, ठीक है। तो द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर, तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड जो थी, जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, उसकी डिमांड बाहर की कंट्री में काफ़ी थी। अब जितनी डिमांड बाहर की कंट्री से आएगी तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड और सप्लाई का खेल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वर ग्रेट डिमांड इन बोथ वेस्ट एशिया के अंदर भी और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के अंदर इंडिया की जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसकी डिमांड काफ़ी थी, जिसकी वजह से जितनी डिमांड आती थी, हमें ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, तो लोगों को बोला जाता था कि तुम्हें इतनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट, सप्लाई और डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोस्टल सिस्टम। इब्न बतूता ने कहा इंडिया के अंदर मैंने जो 2 बातें बताई, मतलब एक कोकोनट और पान लीव्स के अलावा भी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने अदर कंट्रीज के अंदर नहीं देखा। बोले ये क्या है? ये है इंडिया का पोस्टल सिस्टम। ये पोस्टल सिस्टम क्या होता है? पोस्टल सिस्टम होता है जिसमें जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, इसी तरीके का। तो उसने डिफाइन करते हुए कहा, क्योंकि पहले ये होता नहीं था, इंडिया में पहली बार उसने देखा। तो इब्न बतूता वो सरप्राइज बाय द efficient postal system of India, the postal system not only allow to merchant the send information, ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए होती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वहां तक होती है, बल्कि इससे क्या होता है, रिमिट क्रेडिट अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो थोड़े बहुत मनी ऑर्डर्स करने होते हैं, पैसे वगैरह देने होते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी वहां पर पहुंचा दे। कहने का मतलब ये पोस्टल सिस्टम वो सिस्टम है जो काम हम 50 दिन में करते हैं वो काम 5 दिन में हो जाता है, ये कहलाता है पोस्टल सिस्टम। वो उसने कहा कैसे? सिर्फ मैसेज ही पहुंच सकते, कहते हैं ना, मैसेज के अलावा भी हम मनी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो है अपने रिलेटिव्स या अपने जो भी जहां पर पहुंचानी होती है कंसर्न पर्सन के पास, तो वहां पर हम बहुत ही जल्दी क्विकली वहां पर हम पहुंचा सकते हैं। तो उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मान लो किसी काम को दिल्ली से सिंध में करना है, दिल्ली से सिंध की तरफ जाना है, तो वो काम में 50 दिन लगते थे। अगर फिजिकली किसी पर्सन को भेजा जाए तो 50 दिन में आना जाना उसका होता था। तो उसने कहा इस सिस्टम से, पोस्टल सिस्टम से वही काम 5 दिन में हो रहा है। कहते हैं इतनी जल्दी? हाँ, तो बताओ कैसे? तो अब वो डिफाइन करता है, ये कहता है इंडियन पोस्टल सिस्टम 2 तरह के थे। उसने अपनी बुक में लिखा, एक का नाम था
हॉर्स पोस्ट, एक का नाम क्या था, हॉर्स पोस्ट। ठीक है, अभी हॉर्स पोस्ट क्या होता है, जिसमें हॉर्स राइडर जो होता है वो इंफॉर्मेशन मनी ऑर्डर्स को लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव ऑन होता रहता था। ठीक है, तो हॉर्स पोस्ट वाज कॉल्ड उलुग, इस हॉर्स पोस्ट को उलुग भी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम उलुग कहा जाता था। विच रन बाय द रॉयल हॉर्स स्टेशन एट द डिस्टेंस ऑफ एवरी 4। देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ये यहां से हॉर्स ये चला उलुग, मतलब जो हॉर्स राइडर है यहां से चला, ये चला 4 मील, कहाँ चला, 4 मील चला, मतलब 4 माइल्स ये चला यहाँ से। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी 4 माइल्स यहाँ से चल करके जब ये सेकंड स्टेशन पर पहुंचा, अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचा, तो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने अपने इस हॉर्स राइडर को दे दी। भाई मेरा काम यहाँ से यहाँ तक था खत्म, अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, लेटर, मनी ऑर्डर सारे इसको दे करके ये वापस आ जाता है घर। अब ये क्या काम करेगा, ये भी क्या करेगा, 4 माइल्स चलेगा और ये अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देगा। तो सोचो जरा, जब एक पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली यहाँ से वहां तक जाता था, सिंध तक, तो टाइम ज़्यादा लगता था। इसका काम यहाँ से यहाँ खत्म, इसका काम यहाँ से यहाँ खत्म, इसका काम यहाँ से यहाँ खत्म, जब तक वो सिंध नहीं पहुंच जाता है। तो ये काम जल्दी भी हुआ। ठीक है, जल्दी भी हुआ और एक पर्टिकुलर जो उसकी पर्सन की मेहनत थी, टाइम था, वो भी बच गया, वो भी सेव हो गया। तो अदर दूसरा क्या कहता है, दूसरा था फुट पोस्ट। फुट पोस्ट को क्या कहा जाता है, दवा कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था, दवा कहा जाता था, खाने वाली दवा नहीं। ठीक है, तो दवा विच हैड द स्टेशन पर माइल। अब इसमें क्या होता था, इसमें एक ये फुट पोस्ट का मतलब होता है पैदल चलने वाले। तो जो डाकिया वगैरह होते हैं ना, पहले साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल ही चला करते थे। तो ये जो एक पोस्टमैन है, ये यहाँ से चलता था, जो भी पैदल चलता था वो। ठीक है, तो ये क्या करता था, 1 माइल के अंदर, मतलब ये देखो ना, पहले वो तो क्या करते थे, वो 4 माइल चलते थे, लेकिन ये पैदल चलते थे। तो इन पैदल चलने वालों के लिए पर मील जो है वो 3 स्टेशन बनाए गए थे, 1, 2 और 3। मतलब इसको यहाँ तक ही जाना है, इसको यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ तक जाना है, तब जाकर के 1 माइल कवर होता था। ठीक है, तो इसका काम बस यहाँ से यहाँ तक था। तो ये इस तरीके से अपना काम किया करते थे, इसीलिए कहा गया कि फुट पोस्ट वॉज क्विकर देन। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो घोड़े पे थे, ये पैदल थे, फिर भी आप कह रहे हो क्विकर है। भाई इसमें 1 मील में, 1 माइल में अंदर 3 स्टेशन बनाए गए, तो ये काम जल्दी जल्दी होगा कि नहीं। वो क्या करेगा, वो 4 माइल चलेगा, तब जा करके उसको दूसरा मिलेगा, इसीलिए इसको ज़्यादा कहा गया। और ये किस तरह की जो है मैसेज कन्वे करते थे या किस तरह की डीलिंग किया करते थे। तो इंडिया के अंदर एक फ्रूट का नाम है जिसका नाम है खुरासान। तो खुरासान फ्रूट की डिमांड इंडिया के अंदर काफ़ी थी और ये इंडिया में बहुत ही कम होता था। तो बाहर से लोग क्या करते थे, पैदल इन फ्रूट्स को लेकर आते थे और इंडिया के लोगों को ये दिया करते थे। तो वो क्या होता था, खुरासान फ्रूट होता था, जिसको कि इंडिया में डिमांड के बेस पर इसको सप्लाई करवाया जाता था, वहाँ से इम्पोर्ट करवाया जाता था। अब हम तीसरे ट्रैवलर की बात करेंगे जिनका नाम था फ्रैंकिस बर्नियर। फ्रैंकिस बर्नियर कौन थे, फ्रैंकिस बर्नियर जो थे, ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे और एक हिस्टोरियन भी थे। कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। ही केम टू द मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ये क्यों आता है, जैसे अल बरूनी को इंडिया के कल्चर के बारे में जानना था, रिलीजन के बारे में जानना था, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जानना था, इसी तरीके से ये जो है कौन, इब्न बतूता, तो इसको वहाँ पर रह करके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलता है। दोनों का पर्पस क्लियर हो गया। अब ये क्यों आता है, फ्रैंकिस बर्नियर जो फ्रांस का था, ये अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, काम के तलाश में आता है। ठीक है, तो ये इंडिया काम की तलाश में आता है। ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी ध्यान से देख लो। एंड वॉज इंडिया बिटवीन द 1656 से लेकर के और 1666 तक। मतलब कि आपको बताना है वो कौन सा ट्रैवलर है, अगर पूछा जाए कि जो 12 साल तक इंडिया रहा, तब आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंकिस बर्नियर। ठीक है, ये मुगल कोर्ट से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड था, क्योंकि ये खुद मुगल कोर्ट में रह करके काम करता था, उसको वहाँ पर काम मिल गया, तो वो सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जानता था। लेटर ही वर्क्स द इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट। फिर उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में ये जब इसने बताया कि वो एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी है, ठीक है, डॉक्टर भी है, तो उस टाइम में जो प्रिंस दारा शिकोह था, जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, तो वो क्या होता है कि एक बार बहुत बीमार पड़ जाते हैं ना, तो दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए, कहीं किसी के ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो रहे थे दारा शिकोह। तो जब सुना कि ये डॉक्टर भी है,
तो जैसे ये राज्य के अंदर आता है तो मैसेंजर्स ने फिर इनको मैसेज किया कि हमारे राज्य के अंदर ना एक डॉक्टर बताता है अपने आप को, नाम है उसका फ्रैंकिस बर्नियर, और कहता है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, फिलोसफर हूँ और एक हिस्टोरियन भी हूँ। तो उसने कहा कि बुलाओ उसको कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो कंडीशन रखी गई शाहजहाँ के तरफ से कि तुम हमारे बेटे को ठीक कर दोगे, अगर तुमने ठीक कर दिया तो जिस पर्पज़ से आए हो, काम की तलाश में आए, मैं तुम्हें काम दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे वो उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट से दारा शिकोह की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाती है और एज हिज कमिटमेंट तो वो उनको काम देते हैं। और फिर ये एक साइंटिस्ट के साथ जो कि एक अमेरिकन नोबल थे जिनका नाम था दानिशमंद खान, उनके साथ में इनको असिस्ट करने के लिए मुगल कोर्ट में काम दे दिया जाता है। यही वो कौन ट्रैवलर है जिसने इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव फीडबैक्स दिए। यही वो ट्रैवलर है जो इंडिया को किसके अपने यूरोप के साथ में कंपेयर करेगा। तो कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट किसको बोला गया है? इंडिया को, ठीक है। वेस्ट बोला गया है यूरोप को, ठीक है, ये यूरोप को बोला गया है। तो but dear traveler to parts of India, he accounts about he saw what he and compared with the Europe in general in the France। अब यूरोप के भी कौन सी कंट्री से? यूरोप के भी फ्रांस कंट्री से इंडिया को उसने कंपेयर किया है कि हमारा फ्रांस, हमारा यूरोप जो है वो मच बेटर है। मच बेटर मतलब इंडिया से कहीं सुपर डुपर अच्छा है, ठीक है। और इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए उसने कहा कि इंडिया में बिल्कुल भी है, अपने किसी काम को लेकर आप जा रहे हो, किसी पर्पस से जा रहे हो, तो इंडिया से होप मत रखो, तुम्हें वहाँ पर कोई काम वाम नहीं मिलेगा। स्पेशली उसने अपने राजा के लिए, जो फ्रांस के राजा थे जिनका नाम था लुई 14, ठीक है, इन लुई 14 के लिए स्पेशली अपने हाथ से लिख करके उनको बुक एक प्रेजेंट करते हैं कि मैंने इंडिया के अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व करी और देखो मैंने खुद लिखी है और आप इसको पढ़िए। तो अपनी एक बुक लिखते हैं एंड मेनी ऑफ हिज अदर वर्क वर रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर। और बाकी राजा के लिए तो बुक लिखी पूरी की पूरी, और बाकियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसने लेटर्स के थ्रू से बताया कि देखो मैं इंडिया हूं और इंडिया में ये चीजें होती हैं, और इस तरीके से अपने आप की मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि बड़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करवाना, तो उस वे में वो उनको लेटर करके बताता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। तो ही डिस्क्राइब हिज सिचुएशन, उसने डिस्क्राइब किया कि इंडिया की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी होपफुल नहीं है। इंडिया जाकर के तुम जो है वो बर्बादी हो जाओगे, तो इंडिया में तुम्हें काम वगैरह नहीं मिलेगा। नॉट होपफुल, नॉट सो एनकरेजिंग कंपेयर टू द डेवलपमेंट्स इन यूरोप। वो यूरोप के लोगों को बोल रहा है, फ्रांस के लोगों को बोल रहा है कि इंडिया जाना बेकार है, तुम मत जाना, बेटर है कि तुम यूरोप में रहो, क्योंकि यूरोप इज मच बेटर देन इंडिया। इंडिया एक पुअर कंट्री है, जितना यूरोप वेल डेवलप्ड है उतना इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटर होगा कि तुम अपने यूरोप में ही रह करके अपना काम वाम ढूंढो, ठीक है। नेक्स्ट करता है कि पब्लिशिंग ऑफ द बर्नियर। अब बर्नियर ने जो बुक लिखी थी, उस बर्नियर की बुक को फ्रांस के अंदर जो है वो पब्लिश किया गया, और पब्लिश किया गया फिर नेक्स्ट 5 होते हैं, 5 साल बाद में क्या हुआ, अलग अलग उसकी इस बुक को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करके और पूरा का पूरा पब्लिश किया गया। बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश फ्रांस इन 1670। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 1670 से लेकर के 71 के बीच में बर्नियर की बुक को पब्लिश किया गया, और नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अंदर इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करके और बहुत सारी बुक जो है पब्लिश कर दी जाती है, ताकि बाकी के लोग भी इंडिया के बारे में इतना कुछ जान पाएं। His account was reprinted। उसकी इस बुक को रीप्रिंट किया गया फ्रांस के अंदर 8 टाइम्स। कब से कब तक? (1670) से लेकर के और 1725 तक। मतलब होता है ना रीप्रिंट क्यों करा गया, मान लो किसी को और कुछ ऐड ऑन करना हो, एक बार उसने बुक लिख ली, उसको कुछ और पता चला, चलो भाई मैं ये और ऐड ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रांस के अंदर उसने 8 टाइम अपनी बुक्स रिप्रिंट कराई। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी 3 टाइम अपनी बुक्स को रिप्रिंट करवाया। ही कंपेयर्ड एज कंपेयर टू इट अरेबिक एंड पर्शियन अकाउंट वर सर्कुलेटेड एज मनुस्क्रिप्ट एंड वर नॉट पब्लिश बिफोर 1800 CE। तो 1800 CE तक जो है उसकी बुक को थोड़ा सा होल्ड पर रखा गया, क्योंकि उस टाइम में पर्शियन और ये जो अरेबिक लैंग्वेज वगैरह की बुक थी इसको ज़्यादा पब्लिश किया गया। बर्नियर्स बुक, अब बर्नियर की बुक का नाम क्या था? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अलबरूनी की बुक का नाम किताबुल हिंद। इब्न बतूता की बुक का नाम रहला। इसी तरीके से बर्नियर की बुक का नाम है
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। पूरा का पूरा इसने मुगल एम्पायर को वहां पर डिफाइन किया हुआ है। बर्नियर्स बुक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर हैज डिटेल ऑब्जर्वेशन, ठीक, इसमें पूरा का पूरा डिटेल ऑब्जर्वेशन देख करके पूरा का पूरा डिफाइन किया गया इंडिया को। क्रिटिकल इनसाइड द रिफ्लेक्शन ऑफ द, मतलब मुगल्स को इतना ज्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, पूरा का पूरा उसमें बुक में लिख दिया है। तो ही कंपेयर द मुगल इंडिया, उसने मुगल इंडिया को अपने कंटेम्पररी यूरोप यानी कि फ्रांस से उसको कंपेयर करते हुए बताया है कि इंडिया उससे बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द लैंड ऑनरशिप, बर्नियर्स पॉइंटेड द, ये कहता है, बर्नियर कहता है अपनी बुक में डिफाइन करते हुए कहता है कि इंडिया के अंदर ना लोगों को प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया गया, पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट, पूरा का पूरा लैंड अथॉरिटी राइट जो है वो ऑनर के हाथ में है। ऑनर चाहेगा अपनी मर्जी से जिसको भी लैंड ग्रांट करेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा। तो अगर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया जाता है तो इससे स्टेट को भी फायदा होगा, साथ में उस फार्मर को भी फायदा होगा, मतलब वहां के लोगों को भी फायदा होगा। इस तरीके से डिफाइन करते हुए कहता है कि बर्नियर पॉइंटेड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज दैट द ओनरशिप ऑफ लैंड। वो कहता है कि इंडिया के अंदर तो लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया गया, लेकिन यूरोप के अंदर दिया गया। तो इन इंडिया देयर वाज अ लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज द गुड फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर बोथ स्टेट एंड पीपल। वो कहता है अकॉर्डिंग टू बर्नियर इन क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर मुगल्स की, उसने कहा कि अगर मुगल अथॉरिटी की मर्जी होती थी, मुगल रूलर्स की, तो वो लैंड ग्रांट कर दिया करता था, ठीक है। अब मान लो किसी फार्मर को उसने लैंड ग्रांट कर दिया, अब लैंड ग्रांट करके ठीक है वो उस पर किसान खेती वेती कर रहा है, तो जब तक वो किसान जिंदा है वो उस पर खेती वेती करेगा, अपना काम निकालेगा जैसे कैसे। लेकिन जैसे उस फार्मर की डेथ हो जाती है तो वो जो लैंड उसको दी गई थी वो अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये अथॉरिटी को चली जाएगी, क्योंकि ऐसा लीगली असाइन करवाया गया था कि जब तक तुम हो तब तक करो, फिर वापस से जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बर्नियर इन द क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर कुड नॉट पास ऑन द लैंड टू देयर चिल्ड्रन, दिस डिस्करेज द लैंड होल्डर। फिर ये कहीं ना कहीं ये बात जो है उसको डिस्करेज करेगी। यार मैं इस जमीन को, मान लो घर है, हम घर को बहुत ही सुंदर सा सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, ये मेरा घर है ना, मैं उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाऊं, गार्डन वार्डन लगाऊं, ये करके। तो जो चीज़ अपनी होती है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो जो पर्टिकुलर फार्मर होगा वो कहीं ना कहीं इससे डिसएनकरेज होगा कि यार मैं क्यों इस पर इतनी मेहनत करूं, वो चीज़ मेरी है ही नहीं, वो चीज़ आगे चलकर जो है मेरे बच्चों की नहीं होगी, तो मैं क्यों इस पर इतनी मेहनत करूं, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करूं, इस पर फेंसिंग करवाऊं, इस पर ये करूं, इसको वो करूं। नहीं भाई, नहीं करनी, क्योंकि है ही नहीं मेरी है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी। तो द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड द प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास लैंड होल्ड द फोकस ऑन द। अब इस जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, तो ये जो मीडिएटर होते थे, मान लो राजा की तरफ से फार्मर को लैंड ग्रांट की गई है, तो वो एक मीडिएटर के थ्रू से किया करते थे। तो वो जो मीडिएटर होता था वो इतना ग्रेडी होता था, काम ज़्यादा करवाता था, पैसे कम देता था, बीच में अपना कमीशन खा लेता। तो इस तरीके से डिफाइन करते उसने अपनी बुक के अंदर लिखा। बर्नियर ने पीजेंट्री सेक्शन को डिफाइन करते हुए कहा कि ये जो अपर क्लास के लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जमींदार वगैरह हैं, तो ये छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने कहा ना कि काम ज़्यादा करवाते थे, पैसे कम दिया करते थे, इस तरीके से। मर्चेंट एंड अदर, तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से तो उसने पीजेंट्री सेक्शन को तो डिफाइन कर दिया। व्हाट अबाउट मर्चेंट एंड ट्रेडर्स? तो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के लिए उसने कहा कि मर्चेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग। अब देखो, मर्चेंट्स को अगर अपने तरीके से काम करने दिया जाए, है ना, तो वो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत करेगा, प्रॉफिट गेन करेगा। उस प्रॉफिट से राजा के पास भी तो कहीं ना कहीं टैक्स जा रहा है, तो इससे उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को भी फायदा हो गया और स्टेट को भी फायदा हो गया, गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया। कहते हैं इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। मर्चेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड किन टाइज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडी। इन वेस्टर्न इंडिया के अंदर ना क्या होता था, दीज ग्रुप वर कॉल्ड महाजन। तो बच्चा, वेस्टर्न इंडिया के अंदर मर्चेंट्स का एक ग्रुप होता था, ठीक है, इसको कहा जाता है मर्चेंट ग्रुप, ठीक है। क्या होता था? ये मर्चेंट्स ग्रुप होता था। तो ये मर्चेंट्स का जो ग्रुप है, ठीक है, इसी ग्रुप को क्या कहा जाता था? इसी ग्रुप को महाजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था, ठीक है। ये देखो, ये ग्रुप हो गया पूरा। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, मर्चेंट्स हैं। तो इन मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? महाजन्स कहा जाता था। इन महाजन्स का अपना एक हेड होता था, इनका एक हेड होता था।
उस हेड को क्या कहा जाता था? उस हेड को कहा जाता था सेठ। क्या कहा जाता था? सेठ कहा जाता था। ठीक है, इस हेड को क्या कहा जाता था? सेठ कहा जाता था। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है आपकी वेस्टर्न इंडिया की। ठीक है, आपका गुजरात वाला एरिया जो है उसकी बात हो रही है, वेस्टर्न इंडिया की। ठीक है, अब कहता है वेस्टर्न इंडिया में भी एक पर्टिकुलर सिटी को डिफाइन करते हुए कहा, सेम ऐसे ही मर्चेंट का ग्रुप होता था। ठीक है, ये मर्चेंट हो गए। इन मर्चेंट को कहा जाता था महाजन। क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था। ठीक है, महाजन का एक हेड होता था। ठीक है, महाजन का एक हेड होता था। तो इन हेड को कहा जाता था अहमदाबाद के अंदर, ये पूरा का पूरा महाजन वगैरह बता रही है ना, सिटी का नाम बता रही, तो इसको क्या कहा जाता था? इस सिटी का नाम था अहमदाबाद। क्या नाम था? अहमदाबाद। ठीक है, ये सिटी है वेस्टर्न इंडिया की, मतलब गुजरात की। तो अहमदाबाद सिटी के अंदर डिफाइन करते हुए कहा कि अहमदाबाद में मर्चेंट का ग्रुप होता था जिसको महाजन कहा था। महाजन का एक हेड होता था, इसमें इस हेड को कहा जाता था नगर सेठ। क्या कहा जाता था? नगर सेठ कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद नगर है ना, तो नगर सेठ। समझ में आ गया? वेस्टर्न इंडिया के अंदर मर्चेंट होते थे, मर्चेंट के ग्रुप को महाजन कहा जाता था। महाजन का एक हेड होता था, उसको सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद के अंदर भी महाजन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसके हेड को अलग नाम से बुलाया जाता था, वो था नगर सेठ। ठीक है, नेक्स्ट, बर्नियर्स व्यूज अबाउट द टाउन। बर्नियर ने टाउन के बारे में डिफाइन करते हुए क्या कहा? बर्नियर ने कहा, क्या कहा? बर्नियर के बारे में डिफाइन करते हुए क्या कहा बर्नियर ने टाउन के बारे में? हेलो, ठीक है, करते हैं बात। राइट, बर्नियर्स व्यूज अबाउट द टाउन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में अबाउट द 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द टाउन। तो बर्नियर ने कहा 17th सेंचुरी में, मतलब इंडिया के उसकी बात कर रहे हैं, टाउन्स की बात कर रहे हैं, तो 15% पॉपुलेशन ही टाउन्स के अंदर रहती है, शहरों के अंदर रहती है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा हमारे फ्रांस के सिटीज़ के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो this was an average the higher than the percentage of the urban population in the Western Europe in the same period. In spite of this, Bernier described the Mughal city and the Camp Town. तो उन्होंने कहा कि मुगल सिटी जो है वो कैंप टाउन की तरह है। कैंप टाउन का मतलब क्या होता है बच्चा? देखो सुनो, मुगल अथॉरिटी है, मतलब ये पूरा मुगल इंडिया है, इनकी कैपिटल क्या थी? दिल्ली थी। तो दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं, ठीक है, इनको सिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, दिल्ली के आसपास की जो सिटी हैं, ये सिटी, ये सिटी, ये सिटी, इनको दिल्ली की वजह से काम मिल रहा है। तो अगर दिल्ली को यहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके मान लो साउथ में कर दें, या इसको नॉर्थ इसमें कर दें, ईस्ट में कर दें, या इसको नॉर्थ में कर दें, या वेस्ट में कर दें, तो जो दिल्ली की वजह से जो सर्वाइव कर रही हैं, इनको काम मिल रहा है, तो वो तो उनका वजूद तो बिल्कुल ख़त्म। इसी को कहते हैं कैप टाउन। So in spite of this, the Bernier described the Mughal city as the camp town, which meant that these towns were existed and depend on the imperial cap they survive. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, इन कामों की वजह से ये जो सिटीज़ हैं ये सर्वाइव कर पा रही हैं, है ना। तो अगर ये मानो दिल्ली यहाँ से निकल गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ से हट गया, तो इनका मतलब ये तो बिल्कुल ख़त्म। तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर पर्टिकुलर कैपिटल या पर्टिकुलर एरिया, इसको कैप टाउन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय द बर्नियर। अब बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को कैसे क्रिटिसाइज किया, कैसे निंदा करी? बर्नियर क्रिटिसाइज इंडियन सोसाइटी दैट कंसिस्टेड द डिफरेंशिएटेड द मासेस ऑफ द पुअर पीपल सप्रेस्ड बाय द स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। उसने कहा कि जो रूलिंग क्लास होती है, मतलब अथॉरिटी वाली, रूल करने वाली, या जो रिच फैमिली होती है, ठीक है, उनके लोग होते हैं, वो छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ही स्टेटेड दैट देयर इज अ नो, उसने कहा कि इंडिया के अंदर दो ही कैटेगरी है, या तो अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, अगर गरीब है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो कोई मिडिल कैटेगरी इसके अंदर नहीं है। तो मुगल किंग वॉज द किंग ऑफ द बैगर, एंड तो उसने मुगल किंग को कहा क्या कि वो बारबेरियंस है, ठीक है, वो बैगर्स हैं, मतलब भिखारियों के राजा कहा उनको, बारबेरियंस कहा उनको, ठीक है, जिनको कोई सेंस नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो बहुत ही ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा। अब उसके अलावा चलो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंटेड सेक्शन के बारे में बता दिया, उन्होंने मर्चेंट्स के बारे में बता दिया। अब कहते हैं कि अब बात करते हैं हम वुमेन पर। तो मुगल इंडिया के अंदर वुमेन की क्या
एक स्टेटस था, तो उसके बारे में डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटर्न अकाउंट वर जनरली मैन। हमें जो ट्रैवलर्स की बुक वगैरह मिली या ट्रैवलॉग्स मिली वो जनरली मैन की मिलती है, बट दे वर अट्रैक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ विमेन इन द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन उन्होंने अपनी बुक के अंदर विमेन की कंडीशन को भी डिफाइन करते हुए कहा क्या, स्लेव्स वर ओपनली, जो स्लेव्स होते थे, दास होते थे, है ना, उनको ओपन मार्केट में सेल परचेज किया जाता था। जैसे अदर जो हम नॉर्मल अपने घरों में चीज यूज करते हैं ना, खरीदते हैं उसको सेल करते हैं, इस तरीके से ऐसे स्लेव्स को किया जाता था ओपन मार्केट में। उनकी बोली लगाई जाती थी, ये इतने का, ये इतने का, मैं इसका इतना दे रहा हूँ, मैं उसका। तो उन ओपन मार्केट में उनकी सेल परचेजिंग की जाती थी, जो थोड़ा सा स्टडी में ठीक ठाक होता था, जिसकी काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती थी, उसके थोड़े से प्राइस ज़्यादा लग जाते थे। मैन के प्राइस जो थे ज़्यादा होते थे कंपैरेटिव टू वुमेन के, लेकिन हाँ उन वुमेन के थोड़े से ज़्यादा होते थे जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती थी, नाचना गाना बजाना आता था, है ना, थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने में अच्छी थी, तो उनके थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा होते थे। तो इब्न बतूता शोज दैट देयर वाज अ कंसिडरेबल डिफरेंशिएटेड अमंग द स्लेव्स। तो स्लेव्स के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरी बनी हुई थी। सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विसेज होता, कुछ फीमेल स्लेव्स को इसलिए ख़रीदा जाता था ताकि वो सुल्तान की खिदमत में हमेशा हाजिर रहे, ठीक है, और जिनको नाचना गाना बजाना आता था तो वो उनकी कोर्ट की शोभा बढ़ाएगी, इसलिए भी उनको परचेज कर दिया जाता था, ठीक है। कुछ विमेन होती थी जिनको स्पाई के लिए यूज़ किया करते थे, है ना। स्पाई का मतलब क्या होता है बच्चा? स्पाई का मतलब होता है कि उनको गुप्तचर के रूप में भी यूज़ कर लिया करते थे। तो बर्नियर्स वॉज ओनली हिस्टोरियन। बर्नियर अकेला इकलौता ऐसा ट्रैवलर था जिन्होंने कोर्ट को बहुत ही बारीकी से उसको एग्जामाइन किया, उसको देखा, परखा, उसके बारे में जाना। सो उसने कहा कि ना पैलेस के अंदर, मतलब राजा के महल के अंदर ना एक बड़ा सा वो होता था, वर्कशॉप होती थी, है ना, जिसको कारखाना कहा जाता है। उसके अंदर जो भी आर्टिशंस वगैरह होते थे वो अपना काम किया करते थे, सुबह आते थे, शाम तक काम करते थे, घर चले जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मूर्तियाँ बनाने का काम या मनुस्क्रिप्ट लिखने का काम होता था वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम इतने ही स्किल्ड पर्सन हो तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते हो, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हो। तो उन्होंने कहा हम करके देख चुके हैं, हम अपने भी पैसे लगाए, रॉ मटेरियल लेंगे, उसमें अपना पैसा लगाएंगे, फिर हम अपनी मेहनत से वो मूर्तियाँ बनाएंगे। मूर्ति बहुत अच्छी बनाया करते थे। जब राजा के एजेंट को पता चलता था कि मूर्ति बन चुकी है और बहुत ही सुंदर बनी है तो उसको कम दाम में खरीद लेते थे। फिर जब खुद से उसको सेल करते थे उसका डबल ट्रिपल रेट पर उसको सेल कर देते थे। मतलब हमें उतना भी पैसा नहीं मिलता था जितना हमने लगाया है, तो बेटर होगा कि हम उस काम को छोड़ दें और जो हम सैलरी बेस पर जो काम कर रहे हैं उसी पर ही करते रहें। तो इस तरह की बारीकी से जान करके उन्होंने अपनी बुक में ये भी डिफाइन कर दिया। देखो किस तरीके से इससे इन्फॉर्मेशन जानी, राइट। सो अदर यूरोपियन, अब जब बर्नियर ने अपनी बुक लिखी तो वो बुक बाकी के अदर ट्रैवलर्स ने भी पढ़ी होगी, है ना, अदर हिस्टोरियन ने भी पढ़ी होगी, और इंडिया के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उनकी बुक से ली होगी कि इंडिया वाकई में ऐसा था, जबकि इसने हर तरीके से इंडिया को क्रिटिसाइज किया, है ना। तो आफ्टर द पोर्तुगीज After the Portuguese arrived in about the 1500, a number of the European scholars wrote detail regarding the Indian custom and religion system. A few that is Giuseppe Roberto Nobili. तो एक कौन थे? ठीक है, जोसेफ रॉबर्टो नोबेली थे। तो ये इंडिया में आते हैं, ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज। जोसेफ रॉबर्ट नोबेली ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू द यूरोपियन लैंग्वेज। तो इन्होंने इंडिया की टेक्स्ट बुक्स को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। डॉर्ते बर्बोसा जो थे वो एक पोर्तुगीज राइटर थे, इन्होंने साउथ इंडिया के ट्रेड को अपनी बुक में डिफाइन किया। एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जिनका नाम था जीन वेबसाइट ट्रैवेनियर, ये इंडिया आए हीरे जवाहरातों की वो करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये कि इंडिया गरीब तो था नहीं, जिस कंट्री के पास में हीरे जवाहरात होंगे, बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं तो ये भी अपना एक्सपीरियंस दिखेंगे, यार इंडिया तो गरीब नहीं था, ये बात तो वो झूठ कह रहा है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ना कि सारी बातें उसकी सच नहीं थी जो उसने इंडिया के बारे में लिखी, है ना। हाँ, ये बात सच है कि कुछ एक सिस्टम रिचुअल्स ऐसे थे, जैसे सती सिस्टम था, तो उसने कहा कि विमेन की कंडीशन ऐसी भी है, सती सिस्टम वहाँ पर प्रथा चलाई गई है जिसमें विमेन को या जो वाइफ होती है उसको अपनी पति की चिता के साथ में जलाना होता है और ज़बरदस्ती उसको धकेला जाता था। ये सारी चीज़ें उसने अपनी आंखों से देखी और वही चीज़ों को उसने डिफाइन कर दिया। मतलब क्रिटिसाइज करने का कोई मौका उसने नहीं छोड़ा, कोई पॉइंट उसने नहीं छोड़ा, इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा बताया जाता है। और एक ट्रैवलर ऐसे थे जिनका नाम था मनुकी। ये इंडिया में जब आए तो इंडिया इनको इतना अच्छा लगा कि ये इंडिया में ही सेटल्ड हो जाते, वापस अपनी होम टाउन अपनी कंट्री कभी भी नहीं गए। तो ये थे मनुकी, जो कि क्या थे,
सम ट्रेवलर्स लाइक द इटालियन डॉक्टर थे ये, ठीक है, जिनका नाम मनुकी था, सेटल डाउन इन इंडिया एंड नेवर रिटर्न टू यूरोप। तो बच्चा ये था आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी से रिलेटेड या फिर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल पर डालती रहती हूँ, तो इसको जरूर जरूर से अटेंड कर लीजिएगा। बाकी अगर आप 2026 के लिए सीयूईटी प्लस अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सीयूईटी के अंदर बच्चा बहुत मारामारी है, एक सीट के लिए 100 हजार कैंडिडेट हैं। तो अगर आप वाकई में एक अपना एम लेकर चल रहे हो, अपना एक आपका टारगेट है कि मुझे पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज हिंदू मिरांडा इसमें एडमिशन लेना है, इसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी होगी, तब जा करके मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं या ला सकती हूं, और इन्हीं मार्क्स से बेस पर आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होता है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए, और प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपको कहाँ पर, आपको आरंभ 4.0 के अंदर। ये आपका सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए है। ये अचीवर बैच है ड्रॉपर्स के लिए, जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं, जिनके मार्क्स कम आए। तो मार्क्स कम क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की तो उनको ड्रॉप लेना पड़ा। तो आप ये गलती मत करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर, या उनको हो सकता है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो, तो इसलिए भी ड्रॉप लिया। ये आपका आधार 4.0 ये प्योर क्लास 12th के लिए है, और ये है महापैक जिसमें सारे इंडिविजुअल बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अवेल करने के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह की एप्लीकेशन होगी और आपको यहीं पर ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका, पहले मैं क्लास 12th का बता देती हूँ। तो क्लास 12th का ये है आपका, यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये है आपका ये रही अनीता मैम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो क्लास 12th पे है, ठीक है। अब ये इतने का दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे Y489, तो इससे आपको ये बिल्कुल डिस्काउंट पर इतना मिल जाएगा, ठीक है, 4314 का, राइट। तो ये क्लास 12th के लिए, जिसमें आप सीयूईटी के लिए यहीं से अपने डोमेन को प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है जीएटी प्लस लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि उनका जो सिलेबस होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब डोमेन का सिलेबस तो यहाँ पर कर लोगे तो यही आपका सीयूईटी के अंदर भी आएगा, लेकिन जीएटी प्लस लैंग्वेज में बच्चे जो हैं मार खाते हैं, दैट मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं तो कहूँगी कि आप एक ही बार में दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो वाला कोर्स ले लीजिए। यूजी पीजी इस एग्जाम पर जाएंगे, आर्ट्स पर जाएंगे, ठीक है, और आर्ट्स पर जाकर के आरंभ 4.0 बैच को एनरोल करेंगे। ये आपका इतने का है, लेकिन आप ये कूपन कोड लगाएंगे Y489, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, Y489, ठीक है, Y489। तो बस इसको आपने किया, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये कितने का रह गया, ये आपका रह गया इतने का, ठीक है, 8150 का। कितने % का डिस्काउंट मिला आपको? ये मिल गया आपको 30% का डिस्काउंट, ठीक है। जाओ जल्दी से इस कूपन कोड को लगाओ। और फिर भी अगर कोई आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। तो इस तरह की आप प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और बताना चैप्टर आपको कितना समझ में आया, और भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।